भारत एक ऐसा देश जहां संस्कृति और सभ्यता की गूंज सदियों से सुनाई देती रही है, लेकिन इस धरती पर कुछ ऐसी आवाज़ें भी हैं जो सदियों से दबी हुई हैं। ये वो आवाज़ें हैं जो इंसाफ, बराबरी और सम्मान की पुकार कर रही हैं, लेकिन भी अभी तक अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रही हैं। ये हैं हमारी दलित बहनें, जिनकी कहानियाँ अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उनकी सच्चाई, संघर्ष और उनकी अटूट साहस की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं। दलित महिलाओं को सदियों से दोहरे शोषण का सामना करना पड़ा है। एक तो जाति के कारण, दूसरा उनके महिला होने के कारण। इतिहास गवाह है, इन्हें हमेशा समाज के निचले पायदान पर रखा गया। इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को हमेशा नज़रअंदाज किया गया। लेकिन यह कहानी सिर्फ पीड़ा की नहीं, बल्कि साहस और बदलाव की भी है। तो आइए वास्तविक कहानी से इसे समझने की कोशिश किया जाए। फूलन देवी की कहानी। फूलन देवी का जन्म 1963 में उत्तर प्रदेश के एक गरीब मल्लाह परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें ऊंची जाति के लोगों द्वारा अपमान और भेदभाव सहना पड़ा। कम उम्र में ही उनकी शादी एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कर दी गई। विवाह के बाद उनके साथ अत्याचार किए गए, जिसके कारण उन्हें अपने मायके लौटना पड़ा। लेकिन यहाँ भी उन्हें तिरस्कार का सामना करना पड़ा। फूलन देवी की जिंदगी में असली तूफान तब आया जब उन्हें ठाकुर समुदाय के लोगों द्वारा अगवा कर लिया गया और उनके साथ घोर अमानवीय अत्याचार हुए। इस घटना ने उनके भीतर बदले की आग जला दी। कुछ समय बाद वे डकैत मान सिंह के गिरोह में शामिल हो गए और धीरे धीरे उन्होंने खुद का एक गिरोह बनाया और अत्याचारियों के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। 1981 में फूलन देवी ने बेहमई गांव में 22 ठाकुरों को मौत के घाट उतार दिया। कहा जाता है कि यह उन लोगों से प्रतिशोध था जिन्होंने उनके साथ अमानवीय अत्याचार किए थे। यह घटना पूरे भारत में चर्चा के विषय बन गई और फूलन देवी को बैंडिट क्वीन के नाम से जाना जाने लगा। 1983 में सरकार ने उनसे आत्मसमर्पण की शर्तें तय की और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्हें 11 साल तक जेल में रहना पड़ा। लेकिन 1994 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने उनके खिलाफ सभी आरोप वापस ले लिए। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखे और 1996 में लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने। राजनीति में आने के बाद भी उनके कई दुश्मन थे। 2001 में नई दिल्ली में उनके घर के बाहर उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी हत्या ने पूरे देश को हिला दिया। फूलन देवी का जीवन उन लोगों के लिए एक सबक है जो समाज के कमजोर तबके का शोषण करते हैं। उनकी कहानी अन्याय के खिलाफ संघर्ष और बदले की भावना से उपजी त्रासदी को दर्शाती है। वे एक साधारण लड़की से लेकर बागी और फिर नेता बनी, लेकिन उनका जीवन हमेशा संघर्ष से भरा रहा। फूलन देवी की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब अन्याय अपनी हदें पार कर जाता है तो विद्रोह जन्म लेता है। ब्रेस्ट टैक्स भारत के केरल राज्य में अतीत में लागू एक अमानवीय कर था जो जातिवादी और लैंगिक भेदभाव की क्रूरता को दर्शाता है। यह कर निचली जातियों, विशेष रूप से दलित और पिछड़ी जाति की महिलाओं से लिया जाता था ताकि वे अपने शरीर को ढक सकें। यह कहानी उन महिलाओं के संघर्ष, उनकी पीड़ा और सामाजिक बदलाव की दिशा में उठाए गए कदमों को दर्शाती है। ब्रिटिश शासन से पहले केरल में त्रावणकोर राज्य में यह कर लगाया जाता था। उस समय समाज जाति व्यवस्था के कठोर नियमों से बंधा हुआ था। निचली जाति की महिलाओं को ऊपरी जातियों के समान अधिकार नहीं दिए जाते थे। यहाँ तक कि उन्हें अपने शरीर को ढकने तक की अनुमति नहीं थी। अगर कोई निम्न जाति की महिला अपने स्तनों को ढकने का प्रयास करती तो उसे एक विशेष कर, जिसे मूला कर कहा जाता था, उसे देना पड़ता था। यह कर उनकी जाति और सामाजिक स्थिति के अनुसार निर्धारित की जाती थी। 19वीं शताब्दी में नांगेली नाम की एक साहसी दलित महिला ने इस अन्याय के खिलाफ विद्रोह किया। जब कर अधिकारी उनसे ब्रेस्ट टैक्स की मांग करने आए तो उन्होंने अपना कर चुकाने के बजाय एक साहसिक कदम उठाए।
उन्होंने अपने ही स्तन काट कर एक पत्ते पर रख कर दिए और कर अधिकारियों को सौंप दिए। अधिक रक्तस्राव के कारण उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई। नांगेली की इस कुर्बानी ने पूरे राज्य में आक्रोश पैदा कर दिए और जल्द ही इस अमानवीय कर को समाप्त कर दिया गया। निर्भया की तरह अनसुनी कहानी। एक दिल दहला देने वाली घटना निर्भया कांड भारतीय समाज में और कानून व्यवस्था के लिए एक ऐसा झटका था जिसने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया। यह घटना महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है और समाज में व्याप्त अपराध और संवेदनहीनता को उजागर करती है। 16 दिसंबर 2012 की रात में 23 वर्षीय पैरामेडिकल छात्रा के साथ चलती बस में गैंगरेप और बर्बर अत्याचार किया गया। वह अपने दोस्त के साथ फिल्म देखकर घर लौट रही थी जब कुछ दरिंदों ने उन्हें बहाने से बस में बैठा लिया। बस में मौजूद 6 अपराधियों ने लड़की और उसके दोस्तों को बुरी तरह पीटा और फिर लड़की के साथ बर्बरता की। दरिंदों ने लोहे की रॉड से उसे गंभीर रूप से घायल किया और सड़क पर फेंक दिया। इस अमानवीय अत्याचार के बाद निर्भया को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। 13 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद 29 दिसंबर 2012 को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। निर्भया कांड के बाद पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाने की मांग करने लगे। इसके बाद सरकार ने निर्भया एक्ट 2013 बनाया जिसमें अपराधियों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया। संघर्ष से सफलता। कुछ महिलाएं जिन्होंने हर बंधन को तोड़कर समाज में अपनी पहचान बनाई, जैसे कि बबीता बघेल जो एक मजदूर से मानवाधिकार कार्यकर्ता बनी, या अनीता भारती जो साहित्य और लेखन के जरिए दलित महिलाओं की आवाज बनी रही। सामाजिक और कानूनी परिप्रेक्ष्य। क्या हमारी न्याय प्रणाली इन महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान दे पा रही है? क्या कानून का डर उनके उत्पीड़कों को रोकने के लिए काफी है? भारत में कई कानून बनाए गए, दलित महिलाओं के लिए सुरक्षा कानून बनाए गए, जैसे कि SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम और पोक्सो कानून, लेकिन क्या ये कानून सही मायनों में लागू हो रहे हैं? क्यों अभी भी हर दिन दलित महिलाओं पर अत्याचार की खबरें आती हैं? यह सवाल हम सभी को सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन यह कहानी सिर्फ दर्द की नहीं, यह कहानी बदलाव की भी है। बहुत सी दलित महिलाएं अब शिक्षित हो रही हैं, आवाजें उठा रही हैं और समाज में नई मिसालें कायम कर रही हैं। अब वक्त आ गया है कि हम इन कहानियों को सुने, समझे और समाज में बदलाव लाने के लिए आगे बढ़ें, क्योंकि जब तक हर दलित महिला को न्याय नहीं मिलेगा तब तक यह लड़ाई अधूरी रहेगी। यह सिर्फ एक समुदाय की ही नहीं बल्कि पूरे समाज की लड़ाई है। हमें अपने नजरिए को बदलना होगा, आवाजें उठानी होंगी और दलित महिलाओं के संघर्ष में उनका साथ देना होगा। आइए हम मिलकर एक सम्मान और न्याय संघर्ष समाज की ओर कदम बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।